हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो है 18 दिसंबर 2020 का न्यूज़ टुडे। ठीक है, इसमें सबसे पहले न्यूज़ क्या है, तो जो रिसेंट में जो IUCN है, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इसने जो है संकटापन्न जो प्रजाति है ना, उनकी अभी रेड लिस्ट जो है अघोषित मतलब अपडेट की है अभी। ठीक है, तो इसके बारे में न्यूज़ को डिटेल से देखते हैं। देखिए, इसमें अभी क्या बताया गया है कि हाल ही में जो है जो 31 जो प्रजातियां हैं, ठीक है, वो विलुप्त होने की कगार पर है, मतलब विलुप्त हो चुकी है, कगार पर नहीं, विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, अगर उसके अंतर्गत हम बात करें तो कौन सी प्रजातियां हैं, 15 जो ताजे जल की जो मछलियां होती हैं ना प्रजातियां, फिलीपींस में लानो झील की जो स्थानिक थी वो विलुप्त हो चुकी है। और लॉस्ट शॉर्क शार्क जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड थी और संभवतः विलुप्त के रूप में सूचीबद्ध है। और जो प्रोटोया कुल है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका पुष्पीय पादप का एक जीन्स है, प्रोटेया कुल। इसके 3 मैकाडेमिया प्रजातियां हैं, ये भी विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, IUCN की बात करें अगर हम, तो संकटापन्न जो प्रजातियां उसकी IUCN लाल सूची जो रेड लिस्ट है वो 1964 में पहली बार जो है जारी की गई थी। यह पादपों और जीवों के प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति की विश्व की सबसे जो व्यापक है ना वो सूची जारी करती है। ठीक है, यह सूची IUCN के वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम जो ग्लोबल स्पीशीज़ प्रोग्राम है उसमें शामिल प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए जो है मात्रात्मक मानदंड, ठीक है, मात्रात्मक मानदंड के एक समुच्चय का उपयोग करती है। ठीक है, मात्रात्मक मानदंड क्या होता है, मतलब क्वांटिटेटिव जो क्राइटेरिया होता है, मतलब मात्रा में नंबर ऑफ जो जिस भी स्पीशीज़ को हम काउंट करेंगे, ठीक है, उसके क्वांटिटी का जो है क्राइटेरिया को ये डिसाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा गया है, जो वर्तमान में IUCN है उसने जो लाल सूची है उसमें जो टोटल प्रजाति है ना 1,12,432, इसमें से ऑलमोस्ट वन थर्ड, मतलब 178 जो प्रजाति है वो विलुप्त होने का खतरा विद्यमान है इतनी प्रजातियों पर। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2009 में जो है 2009 के उपरांत से जो जेरेंडस कॉर्टस है, ठीक है, इसके अस्तित्व की कोई पुष्टि नहीं हुई है, मतलब ये भी क्या पता विलुप्त हो गई है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, जेरडन्स कॉर्सर, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी, ये CR थी। ठीक है, और हिमालय जो बटेर है वो अंतिम बार ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी, क्रिटिकली जो है CR उसमें थी। अब ये देखेंगे कैटेगरी हम कौन सी होती है। तो वर्ष 2010 में इसे जो है लास्ट टाइम देखा गया था, परंतु इसके अभी भी विलुप्त होने का खतरा जो है इस पे विद्यमान है और 2023 तक इसके विलुप्त होने का अनुमान किया जा रहा है। ठीक है, और ताजे जल की जो सभी 5 डॉल्फिन है, ठीक है, जो कि गंगा नदी में आपने पढ़ा होगा कि पाई जाती हैं, तो वो जो है उस पे भी विलुप्त होने का जो है खतरा विद्यमान है, जो कि गंगा, अमेज़न, सिंधु, इरावदी और ट्यूकोसी, ठीक है, इस पर विलुप्त होने का भी खतरा विद्यमान है। ठीक है, इसके फिगर के थ्रू समझते हैं कि ये होता क्या है, CR, EX, EW। देखिए, सबसे पहले क्या है, जो IUCN है, ठीक है, उसने सरकार और नागरिक जो समाज है, समाज संगठन दोनों की साझेदारी में विश्व का सबसे पुराना वैश्विक पर्यावरण संगठन है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो IUCN क्या है, जो सरकार और नागरिक समाज संगठन दोनों की साझेदारी में विश्व का सबसे पुराना वैश्विक पर्यावरण संगठन है। इसे प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय मतलब जो सस्टेनेबल, जो मतलब हम हमारी जो आने वाली जो वो होंगे, जो हमारी जनरेशन होगी वो भी इसका यूज़ कर पाए, उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया है। IUCN प्रत्येक 4 वर्ष में वैश्विक जो संरक्षण होता है कार्यसूची निर्धारित करने के लिए IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन करता है। ठीक है, इसके अंदर जो लिस्ट है उसमें देखिए क्या है, जैसे हम बताते हैं ना कि ये CR है, ये EN है, ये EX है, तो इसके बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले देखिए जो ये एक्सटिंक्ट है EX, इसमें क्या होता है, नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड। इसमें कोई डाउट नहीं होता कि जो है लास्ट जो इंडिविजुअल था ना इसका वो भी मर चुका है ना, ख़त्म, मतलब ये जाति जो है विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। उसके अलावा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, EW, इसमें क्या होता है, नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैपेटिटिविटी कैप्टिविटी और कल्टीवेशन और वेल आउटसाइड इट्स नेचुरल रेंज। मतलब ये हो सकता है कि या तो जहाँ पे ये होना चाहिए उसकी बजाय ये बाहर कहीं पे हो, है ना, आउटसाइड इट्स नेचुरल रेंज, तो अपनी नेचुरल रेंज से ये बाहर हो कहीं पे। ठीक है, उसके बाद CR होता है। CR क्या होता है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, मतलब ये जो है हाई रिस्क फेस कर रहे हो कहीं पे जो है ख़त्म होने के लिए, मतलब ये प्रजाति ख़त्म होने की कगार पर हो। उसके बाद EN एंडेंजर्ड होता है,
ठीक है। ये क्या कहते हैं, फेसिंग ए वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, मतलब ये बहुत हाई रिस्क जो है फेस कर रहे हो विलुप्त होने के। एक्सटिंक्शन क्या होता है, विलुप्त होने की कगार पर। वल्नरेबल, वीयू, ये क्या होता है, फेसिंग ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, कहीं जंगलों में जो है हाई जो रिस्क है वो फेस कर रही हो विलुप्त होने की कगार पर। नियर थ्रेटेंड, मतलब क्लोजली टू क्वालिफाइंग और लाइकली टू क्वालिफाई फॉर ए थ्रेटेंड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर, मतलब ये नियर फ्यूचर जो है थ्रेटेंड जो कैटेगरी है उसमें आने की ये कगार पर हो, नियर थ्रेटेंड पे हो। लीस्ट कंसर्न, मतलब पॉपुलेशन इज स्टेबल हो, इसकी पॉपुलेशन स्टेबल हो एनफ दैट इट इज़ अनलाइकली टू फेस एक्सटेंशन इन द नियर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जो है ये थोड़ा बहुत विलुप्ति की कगार पर पहुंच सकती है, तो इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाए। उसके बाद डाटा डेफिशिएंसी, डीडी, ये क्या होता है, नॉट एनफ इंफॉर्मेशन ऑन अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन टू एस्टिमेट इट्स रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, मतलब इसके बारे में जो है हमारे पास पूरा डाटा ही ना हो, है ना, कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन टू एस्टिमेट इट्स रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, कि इसका रिस्क ऑफ एक्सटेंशन विलुप्त होने की कगार पर है या नहीं है, मतलब हमारे पास इसका डाटा एनफ नहीं है ना। तो थ्रेटन्ड में जो है CREN और VU आता है, लीस्ट कंसर्न में जो है NT और LC आता है, एक्सटेंशन में EW आ जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अब हम। देखिए, तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो गैस अवसंरचना उसको मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या दिया है, $60 बिलियन का निवेश करने की योजना निर्मित की है। ठीक है, तो गैस अवसंरचना से यहाँ पे क्या मतलब है, प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसको पर्याप्त रूप से जो है इसमें इसके बारे में हम कुछ क्वालिटी की बात करें तो इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए, इसकी सबसे पहले अधिक उपलब्धता है ना, आपको पता ही है, ईज़िली जो है कहीं पे भी अवेलेबल हो सकती है। उसके अलावा अगर इसके पारक्षण और वितरण, मतलब जो इसका ट्रांसमिशन है और जो इसको हम वो करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी अवसंरचना का विकास, है ना। ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की पर्यावरण के अनुकूल विशेषता है ना, पर्यावरण के कुल अनुकूल विशेषता है इसकी। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर इस योजना की बात करें तो ये 2024 तक जो है गैस अवसंरचना के निर्माण की परिकल्पना करती है। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करती है, वर्ष 2000 जो 24 है उसको गैस अवसंरचना के निर्माण की परिकल्पना करती है। इसमें जो है जो लिक्विडिफाइड नेचुरल जो गैस होती है ना, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों और शहरी जो गैस वितरण है, ठीक है, इसके नेटवर्क पाइपलाइन को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2030 तक ऊर्जा उत्पादन में गैस की जो हिस्सेदारी होगी वो बढ़कर 15% तक होने की उम्मीद है। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसकी जो खपत है वो ऑलमोस्ट 6% है। ठीक है, इसके बाद इसकी हमने विशेषताएँ देख ही ली। उसके बाद उठाए गए कदम, इसके उठाए गए कदम क्या है, इसको जो है बढ़ाने के लिए इसके जो वो हो रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं उसको। प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और गैस के बाज़ार मूल्य का पता लगाने के लिए प्राकृतिक गैस विपणन सुधारों की घोषणा की गई है ना। विपणन मतलब इसके जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग जो सुधार है उसको करने की घोषणा की गई है। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना और जो उत्तर पूर्व गैस ग्रिड परियोजना है, इसका विकास करके जो है गैस ग्रिड के साथ जो पूर्वी पार्ट है और जो उत्तर पूर्वी पार्ट है, इन भागों को आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, 400 जो ज़िले हैं उसमें विस्तृत 232 जो भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, में जो CGD है उसकी परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 53% और जनसंख्या का 70% जो भाग है वो शामिल किया जाएगा। भारत के प्रथम स्वचालित राष्ट्रीय स्तर के गैस व्यापार प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, देश में कुशल एवं सुदृढ़ जो गैस का बाजार है उसको प्रोत्साहित करना व बनाए रखना तथा गैस के व्यापार को बढ़ावा देना। परिवहन ईंधन के रूप में अगर बात की जाए तो LNG जो है उसमें अधिक उपयोग के साथ स्वच्छ गतिशीलता समाधानों को अपनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ खास बस पढ़ने का इसमें, ठीक है, समझाने का कुछ खास था नहीं, बस पढ़ते चले जाओ इसे। उसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो क्या है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, ठीक है, CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके द्वारा अब तक जो निष्पादित कार्य है उसके प्रति असंतुष्टि व्यक्त की है। ठीक है, और इससे जो है रिपोर्ट मांगी है। ठीक है, इससे जो है निष्पादित कार्यों की जानकारी मांगी गई है। काफ़ी दिनों बाद 3-4 दिनों में मतलब कुछ सुनी नहीं सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़, काफ़ी दिनों बाद आई है आज। हालांकि पिछले अगर आप देखेंगे दिसंबर में तो 10-12 दिन तक तो सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर न्यूज़ आती रही है ना। तो इस देखिए CAQM है क्या, इसके बारे में देखते हैं पहले। इसे जो है जो NCR है ना, जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसके आसपास के क्षेत्रों में जो वायु की गुणवत्ता सूचकांक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें
उल्लिखित समस्याओं का समाधान, उसकी पहचान करना, अनुसंधान व बेहतर समन्वय के लिए जो है राष्ट्रपति प्रख्यापित आदेश के तहत इसे स्थापित किया गया है, ठीक है, CAQM को। और इसने जो है पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण जो EPC है इसको प्रतिस्थापित किया है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसको प्रतिस्थापित किया है। इसकी अगर उसकी बात करें स्ट्रक्चर की तो क्या है, इसमें 18 सदस्य होते हैं, जिसमें जो केंद्र है वो एक अध्यक्ष चुनता है। इस आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये तो इसके बारे में पढ़ लिया। अब देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। चूँकि जो CAQM है द्वारा दिल्ली में वायु प्रदूषण की निगरानी की जाती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वायु जो गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, जो CAQM है द्वारा वर्तमान तक निष्पादित कार्यों की जानकारी उससे मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से कहा है कि नवंबर 2020 में जो कि बनाया गया था, उसके द्वारा किए गए कार्यों पर नाराज़गी प्रकट की है, जिसमें निम्नलिखित कार्य जो है शामिल है। वैज्ञानिक संस्थानों ने के विशेषज्ञ व्यक्तियों को शामिल करने वाली जो वायु गुणवत्ता आपातकालीन प्रतिक्रिया गतिविधियाँ हैं, उसके एक निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास किया जाए, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया जाए, एक निर्णय समर्थन प्रणाली, इसका जो है विकास किया जाए। और केंद्रीय जो CPCB है, ठीक है, ये अभी तक जो है विकसित तंत्र नहीं हुआ है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, इसके एक तंत्र के विकसित होने तक जो ग्रैप है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसके संचालन और निगरानी का कार्य का प्रत्यायोजित किया जाए, ठीक है, मतलब निष्पादित किया जाए। मतलब इसके जो कार्य है उसको संचालित और निगरानी कौन करे? CAQM, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रैप है उसके वायु की गुणवत्ता के जो विकृत होने पर चरणों में आरंभ होने वाला नियंत्रणों का एक समुच्चय है। ज्ञातव्य है कि राजधानी दिल्ली क्षेत्र में यह गुणवत्ता गिरावट मेनली अक्टूबर से माह के महीने में आती है, ठीक है। मेनली जो दिवाली होती है वो भी इन्हीं महीनों में होती है। उसके अलावा जो किसान वो जलाते हैं, पराली जलाते हैं, वो भी इसी महीने में जलाते हैं ना, क्योंकि वो दूसरी फसल उगाने के लिए फटाफट 20-30 दिन का उन्हें टाइम मिलता है, तो वो उसमें क्या करते हैं, सारा अपना वो जला देते हैं, है ना। तो उसकी वजह से धुआं होता है, उससे ही पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो USA है उसने अभी हाल ही में जो भारत को करेंसी मैनिपुलेटर्स अर्थात मुद्रा में हेरफेर जो है करने वाले देश की निगरानी सूची में डाल दिया, ठीक है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी जो है अक्टूबर 2018 में मौद्रिक निगरानी सूची में जो है शामिल किया गया था, परंतु मई 2019 में से हटा दिया गया था, ठीक है। ये कोई इतनी मतलब वो बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुद्रा का हेरफेर से मतलब है जो डॉलर की तुलना में अपनी मुद्रा का जानबूझकर जो है अवमूल्यन करना, है ना। जैसे कि वहाँ पे एक एक डॉलर है, हमारे यहाँ पे मान लीजिए 60 रुपये का है, कल को हम एक डॉलर को 70 रुपये के बराबर कर दें। ऐसा क्यों करें? ताकि जो फ़ॉरेन से लोग आते हैं, है ना, वो आकर्षित होंगे अगर यहाँ का पैसा कमज़ोर होगा उनके डॉलर के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ऐसा हम कर देते ताकि हमारे देश में जो है इन्वेस्टमेंट बढ़े, ठीक है। तो आपने उसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा अवमूल्यन के बारे में। तो ऐसा करके हम अनुचित मौद्रिक प्रथाओं में शामिल होते हैं, ठीक है। तो अमेरिका ने एक बार पुनः भारत को संदिग्ध विदेशी विनिमय नीतियाँ, ठीक है, जो क्वेश्चनेबल फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी होता है ना, और जो मुद्रा में हेर-फेर है, करेंसी मैनिपुलेशन है, करने वाले देश के रूप में अपनी निगरानी सूची में शामिल कर लिया है, ठीक है। पहले भी ऐसा किया गया था, उसके बाद ये अवमूल्यन करके भारत ऐसा करता है। उसके बाद किसी देश को करेंसी मैनिपुलेटर के रूप में नामित करना तुरंत किसी कार्रवाई को आकर्षित नहीं करता, परंतु वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक देश के प्रति विश्वास को क्या करता है? कम करता है ना। करेंसी करेंसी मैनिपुलेटर के रूप में किसी देश को चिन्हित करने के लिए अमेरिकी मानदंड जो है निम्नलिखित हैं। ऐसा करने के लिए ये उसके मानदंड है, किसके आधार पर वो जो है ऐसा करता है किसी भी देश को। अमेरिका के साथ उस देश का कम मिनिमम जो वो बिज़नेस हो वो $20 बिलियन से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार सरप्लस, अधिशेष मतलब सरप्लस होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि विदेशी मुद्रा में हेरफेर की मात्रा उस देश के जो GDP है उसके 2% से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। यदि उस देश का वैश्विक चालू खाता अधिदेश जो अधिशेष मतलब सरप्लस उसकी GDP के 2% से अधिक होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि भारत ने विगत कुछ वर्षों से अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वस्तु व्यापार अधिशेष को बनाए रखा था, लेकिन हाल ही में उसने $20 बिलियन के आंकड़े को पार कर लिया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है विगत 4 तिमाहियों में भारत ने जो है $64 बिलियन अर्थात सकल जो GDP है उसके 2.4% के बराबर विदेशी मुद्रा की जो नेट खरीद है
है ना, जो उसका हेर फेर है वो की है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है जो फॉर इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, देयर विल बी प्रेशर ऑन आरबीआई टू कट डाउन इंटरवेंशन अलाउ द रुपीज़ टू अप्रिशिएट। मतलब आरबीआई के ऊपर इससे प्रेशर आ रहा है कि वो जो ऐसा अवमूल्यन हो रहा है इसको कट डाउन करे, टू एलोकेट द रुपीज़ टू अप्रिशिएट, ताकि जो रुपए की जो वैल्यू गिर रही है वो दोबारा से अप्रिशिएट की जा सके। उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन, तो द टैग डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। जो ये टैग हमें मिला है इससे कोई ऐसा जो है इन्वॉल्व नहीं होता, काइंड ऑफ ट्रेड, कोई ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हम पे इन्वॉल्व नहीं होता है ना, इससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा फॉर इकोनॉमी, ए स्ट्रॉन्गर रुपी वुड पार्शली ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग ऑयल प्राइजेज ऑन इम्पोर्ट्स। मतलब अगर हम अपने पैसे को जो है स्ट्रॉन्गर करते हैं तो इससे क्या होगा, जो पार्शली ऑफसेट, मतलब जो बैलेंस हो जाएगा। ऑफसेट का मतलब होता है बैलेंस होना, है ना, बैलेंस हो जाएगा जब हम तेल को खरीदेंगे, है ना। क्योंकि देखिए अगर हमारा पैसा कमज़ोर होगा तो हम तेल खरीदेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर हमारा पैसा जो है स्ट्रॉन्गर होगा तो जब तेल खरीदेंगे तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे वो जो है जो ऑयल परचेजिंग होगी उसमें बैलेंस हो जाएगा। फॉर आरबीआई द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स रिवर्स टू इंक्लूड द नॉन डॉलर एसेट्स। जो सेंट्रल बैंक होंगे वो अपने जो उनके रिजर्व्स होंगे उनको जो है उनके जो अमाउंट होंगे ना, नॉन डॉलर एसेट्स होंगे, उनके अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़ देख, तो अगली न्यूज़ क्या है, अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो भारत और बांग्लादेश है उनके बीच जो है आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हुआ है, इसको कब जो है मनाया गया, जो शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत द्वारा जो वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद ही जो है बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो युद्ध में अपनी विजय की 50वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाने के एक दिन बाद ही उन्होंने किया गया था। ज्ञातव्य है कि इस युद्ध को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इससे बांग्लादेश को जो है आज़ाद हुआ था। उसके अलावा अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो हल्दीबाड़ी जो भारत में है उससे लेके चिलाहाटी जो बांग्लादेश में है। ठीक है, थोड़ा सा आप जो है गूगल से इस मैप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है बस यही जो है समझ में आएगा, ये हल्दीबाड़ी है और ये चिलाहाटी है। ठीक है, तो आप गूगल से डाउनलोड करके देख सकते हैं अगर आपको इनके नाम देखने की कौन सी जगह कहाँ से कनेक्ट हो रही है। तो हल्दीबाड़ी भारत और चिलाहाटी जो है बांग्लादेश के मध्य पुनर्स्थापित किए गए रेल संपर्क का उद्घाटन किया गया। हालांकि यह कि पूर्व में सिलीगुड़ी लिंक के माध्यम से गुजरने वाला दार्जिलिंग मेल है। ठीक है, ये जो पूरा यहाँ से ये है सिलीगुड़ी से गुजरने वाला ये दार्जिलिंग मेल है। ठीक है, तो इसके एक अन्य जो है रेल संपर्क करीमगंज से महिषासन रेल संपर्क असम की ओर से का वर्ष 2022 में संचालन होने की संभावना है। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश से होकर पश्चिम बंगाल, हिल्ली से लेकर मेघालय तक संपर्क की अनुमति का अनुरोध किया है। सीमा पार और जो सुरक्षा सहयोग है, सीमा पार और सुरक्षा सहयोग जो त्रिपुरा है उसके खंड से शीघ्र आरंभ कर दोनों देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शेष रहे सभी खंडों में बाड़ लगाने का, मतलब वहाँ से लेके जो त्रिपुरा से लेके जो मध्य अंतर्राष्ट्रीय जो भी सीमा है उस पर जो है बाड़ लगाने के कार्य को पूर्ण किया जाने पर सहमति व्यक्त की गई। ठीक है, उसके अलावा जो बांग्लादेश ने जो राजशाही जिले के निकट पद्मा नदी से संलग्न नदी मार्ग के माध्यम से 1.3 किलोमीटर की निर्बाध आवाजाही का अनुरोध दोहराया है। ठीक है, यह जल संसाधनों के में सहयोग तीस्ता नदी जो है उसके साथ साथ मनु, मुहरी, खोवाई, गुमटी, धारला और दूध कुमार नामक 6 संयुक्त नदियों के जल के बंटवारे पर अंतरिम समझौते की रूपरेखा को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। ठीक है, तो इसे ऐसे करिएगा, आप 10-12 जो है मैप खरीद के ले आइए और उस पे जो है जैसे कि एक मैप पे पूरे पे जो है हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बना लीजिए, है ना, उसकी सहायक नदियाँ वो, सेकंड मैप में पूरा गंगा का एक वो बन जाएगा चित्र, है ना। तो इस टाइप से जो है आप कुछ कुछ नदियों के अलग बना के रखिए, और जो जैसे कि ये नदी आप पढ़ेंगे तो ये जिसकी भी सहायक नदियाँ होंगी मेन नदी की उसके साथ इनका फिगर बना दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, एंड में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता होगा कि कौन सी किस स्टेट से बह रही है। ठीक है, द्विपक्षीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर, भारत द्वारा लागू की जाने वाली उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना। ठीक है, जो HICCDP है। ठीक है, इसके जो फुल फॉर्म है वो क्या है,
हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलप प्रोजेक्ट। तो सीमा पार जो हाथी संरक्षण है बांग्लादेश के जो बारिसाल है, ठीक है, इसके शहर में अपशिष्ट जो बारिसाल है उसके जो है शहर में अपशिष्ट निपटान के लिए उपकरणों की आपूर्ति आदि से संबंधित दस्तावेजों पर इन पे हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, इसका प्रीलिम्स में कुछ खास यूज़ नहीं है, पर हाँ मेंस में अगर कभी आईआर पे लिखने को आया तो आप एक एग्जाम्पल के रूप में इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए छोटी न्यूज़ क्या है। इसमें जो है पहली सुर्खी में क्या है, जो विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान वो सर्वथा उचित है। ठीक है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 19(1) में भी वाक और अभिव्यक्ति की गारंटी दी जाती है, और अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि नागरिकों को शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो है संवैधानिक अधिकार प्राप्त जब तक कि 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के विरुद्ध उनका संतोष हिंसा में परिवर्तित ना हो जाए, तब तक जो है उन्हें करने दिया जाएगा। ठीक है, अगर हिंसा में परिवर्तन हुआ फिर उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार जो है संविधान में ही दिया गया है। ठीक है, विरोध प्रदर्शन एवं धरना प्रदर्शन शामिल है, परंतु इसमें हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, हड़ताल शामिल नहीं है 19 के 2 में। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, डाक पे। यह जो है भारतीय डाक जो बैंक है, भुगतान बैंक है, भारतीय डाक भुगतान बैंक है, इसके द्वारा आरंभ किया गया एक डिजिटल भुगतान ऐप है। ठीक है, इसे 100% जो है इक्विटी, मतलब इसके अंदर 100% शेयर किसके हैं, सरकार के, भारत सरकार के हैं। आईपीपीबी डाक विभाग जो है संचार मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, उसके अलावा इस ऐप का उपयोग डिजिटल वित्तीय और सहायक बैंकिंग सेवाओं जैसे घरेलू मुद्रा अंतरण है ना, क्यूआर कोड स्कैनिंग होगी, इसके आदि के लिए किया जाएगा। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिशासित है। ठीक है, आरबीआई द्वारा इसे कंट्रोल किया जाएगा। यह संपूर्ण देश में विस्तारित भारतीय डाक विभाग के डाक नेटवर्क द्वारा भुगतान सेवाएं प्रदान करेगी। उसके अलावा भवन और निर्माण की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2020। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 2019 में जो भवन निर्माण क्षेत्र है ना, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करता है ना, वो वैश्विक लेवल पे वो 1/3 जो है उत्सर्जन उसी के लिए वही उत्तरदायी है उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा ये रिपोर्ट निकालता कौन है, ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। उसके अलावा विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन के उच्च अनुपात के कारण CO2 उत्सर्जन में वृद्धि होती है। ठीक है, जब जहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना हम कोयले को जला के, तो वहाँ पे भी CO2 जो है एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है। यह उत्सर्जन उन क्षेत्रों में और ज़्यादा हो जाता है जहाँ पे मतलब इसकी डिपेंडेंसी जो है कार्बन जो ये होता है ना हमारा कोयला, इस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। लोग सिर्फ इसी को जला के जो है इसी का यूज़ करते हैं, कार्बन गहन जहाँ पे होता है। ठीक है, भारत में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो है जो कॉरपोरेट जो भवन होते हैं उन पर लागू होता है, वाणिज्यिक भवन पर लागू होता है। वर्ष 2018 में आवासीय भवनों के लिए एक पृथक ऊर्जा संहिता, जो रहने योग्य भवन होते हैं उनके लिए एक अलग से जो बनाई गई थी, उसको इको निवास संहिता के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो योगासन है उसको एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योगासन को शामिल करना। ठीक है, इससे क्या होगा, योग को प्रोत्साहन मिलेगा, इसके लाभ के बारे में जागरूकता का प्रसार करेगा, लोगों के शारीरिक और मानसिक कल्याण में सुधार करेगा। योगासन योग का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण घटक भी है ना। प्रस्तावित जो प्रतिस्पर्धी में पारंपरिक योगासन, कलात्मक योगासन एकल जो करेंगे, कलात्मक योगासन जो युग्म में जोड़े में करेंगे, लयबद्ध योगदान युग्म में आदि शामिल होगा। ठीक है, तो इसके द्वारा जो आयुष मंत्रालय और जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। मतलब इसको भी अब खेल की तरह जो है, जैसे हम क्रिकेट हॉकी ये खेलते हैं, तो इसे भी एक खेल की तरह अब दिखाया जाया करेगा। इससे एथलीटों और अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नई टेक्निक जो होगी और नई रणनीति का खेलों में प्रवेश सुनिश्चित होगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो जो CMS है, ठीक है, इसको अभी जो है प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, हाल ही में इसरो ने देश का 42वां संचार उपग्रह CMS प्रक्षेपित किया गया है। इससे पहले जो थे GSAT है ना, INSAT थे, तो इसकी श्रृंखला में ये अगला उपग्रह है। ठीक है,
इसकी श्रृंखला में जो है ये संचार उपग्रहों की एक नई श्रृंखला का प्रथम उपग्रह है CMS-01, ठीक है। तो CMS-01 द्वारा जो आवृत्ति स्पेक्ट्रम होता है, जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, फ्रीक्वेंसी जो आपने 10th-12th में पढ़ा होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसके विस्तारित सी बैंड में सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसका कवरेज जो है भारतीय मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह तक होगा, ठीक है। इन तीनों का भारतीय जो मुख्य भूमि मतलब टोटल हमारा जो इंडिया में पार्ट है उसका जो है इसके अंतर्गत आएगा वो पार्ट। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, इसका आप सिंपल याद रखिएगा, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई थी, ठीक है। 35वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त आयोजित की गई। भारत मानव स्वतंत्रता सूची जो फ्रीडम इंडेक्स है, ठीक है, इसमें जो भारत का रैंक है वो है 111वां, ठीक है। इन सबसे अच्छा है चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है। सूचकांक में जो है न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पे था। इसका निकालता कौन है? अमेरिका जो थिंक टैंक जो कैटो इंस्टीट्यूट है और कनाडा स्थित फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस कुछ सूचकांक में वर्ष 2008 से 2018 तक 162 देशों को रैंक प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के 76 संकेतकों को ध्यान में रखा गया है। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध निवारण योजना, ठीक है, CCPWC, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? जो एक स्तर की साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का निर्माण करना, पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों और अभियोजकों को प्रशिक्षित करना, साइबर अपराध जागरूकता गतिविधियों को क्रियान्वयन करना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। तो इसके अंतर्गत जो झारखंड की जो सरकार है, ठीक है, कहाँ पे शुरू हुआ ये? झारखंड में। झारखंड सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना CCPW आरंभ की है। यह योजना जो है होम मिनिस्ट्री द्वारा सह वित्त पोषित है, मतलब इसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है वो देंगे, पैसा देंगे। इसका उद्देश्य बढ़ते साइबर अपराधों से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा रखना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द चैनल। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।